चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में कुछ चीज़ों को हम आपको पढ़ा दिए कि संसाधन क्या है, इस पे चर्चा हो गई है। अब हम लोग इसी को आगे जो है देखेंगे। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, अगर नहीं भी देखे नहीं भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पीछे हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों अब तक, ये देखिए पीछे पढ़े थे कि संसाधन क्या है, संसाधन को परिभाषित करें। तो देखे थे कि दुनिया में संसार में कोई भी ऐसा चीज, कोई भी वस्तु या पदार्थ, यहाँ तक कि कोई सर्विस हो सकता है जो मनुष्य की आवश्यकता की क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, तो उसे हम संसाधन कहते हैं। ये सब देख रहे थे कि संसाधन जैविक भी होते हैं और भौतिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी एक प्रकार के संसाधन था। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिनका नाम है जिमरमैन, और इनके अनुसार भी हम लोग जाने थे कि कहे थे कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। अब सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर, जिसको इंग्लिश में बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी होता है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला जो संसाधन है मित्रों उसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय, और दूसरा जो है उसको कहते हैं अनवीकरणीय। ये उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय जिसको अंग्रेजी में रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, अनवीकरणीय जिसको अंग्रेजी में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब देखिए ये वैसा संसाधन है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी हम इसको तुरंत जो है से कि दोबारा प्रयोग में भी ला सकते हैं। इसको दोबारा जो है से कि हम इसका निर्माण भी पॉसिबल है, लेकिन इसका तुरंत निर्माण दोस्तों पॉसिबल नहीं है। इसका जो निर्माण है वो एक लंबे प्रोसेस के द्वारा और काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसा कि लिखिए कि वैसा संसाधन है जिनका निर्माण लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टाइम में एक जटिल प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण होता है, जिसमें यह भी लिखे कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अभी हम एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। जैसे अगर अनवीकरणीय में आप देखेंगे तो यहाँ लिखल है कि इसके अंतर्गत कोयला और पेट्रोलियम आते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि आते हैं। चूंकि ये देखिए ये नवीकरणीय है, इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर पुनः प्राप्त करना अगर चाहे इसे संसाधन को, हम चाहे कि कोयला का निर्माण हो जाए तो इसके निर्माण करने में लाखों समय लगते हैं। दोस्तों आप सब जानते हो कि पृथ्वी में क्या होता है ना कि भूकंप आता है, वाइब्रेशन होती है, कंपन आती है, और प्लेट इधर से उधर क्या होते हैं टकराने के कारण बीच में क्या होते हैं कि पृथ्वी के प्लेटों के बीच में गैपिंग आते हैं, और ऊपर के पृथ्वी के ऊपर का जो भाग होता है दोस्तों वो क्या होते हैं कि पृथ्वी के नीचे चल जाते हैं। यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है, और यहाँ प्लेट पृथ्वी का क्या हो गया कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा गया, वाइब्रेशन उत्पन्न हो गया, भूकंप क्या हो गया, और ये क्या हो गया कि दब कर करके यहाँ पे जंगल था और ये जंगल नीचे चला गया। और जब ये पृथ्वी के नीचे लाखों वर्ष ऐसे ही दबे रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें कार्बन की मात्रा आना शुरू होगी और धीरे धीरे ये कोयला बदल जाएगा दोस्तों। ये कोयला में परिवर्तन, ये कोयला का रूप हो जाएगा ये। तो इसमें कई सारे पेड़ पौधे जो है से कि दब उब जाएंगे, लाखों वर्ष लगेंगे अपघटन क्रिया के दौरान। धीरे धीरे इसका बहुत कठिन प्रोसेस होता है और इसका निर्माण, और लाखों वर्षों, जैसे आप जानते हो दोस्तों कि 5000 वर्ष पहले की जो सभ्यता हमारे हैं उसके बारे में परफेक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। सभ्यता 5 से 10 हजार में किधर से किधर चली जाती, कोई ये चीजें मालूम नहीं होती। और हम लाखों वर्षों की बात करें, लाख वर्ष में कितने सभ्यता आएंगे या जाएंगे, तो ये दोस्तों ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। तो याद रखेंगे इस ऐसे संसाधन का बचाव भी रखना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसमें पेट्रोलियम वगैरह का भी जो प्रोसेस होता है वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा ही पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे पेट्रोलियम हो गया और कोयला हो गया, ये सब को अगर दोबारा हम लोग बनाना चाहे तो बहुत लंबी समय लगेगी। इतनी लंबी समय हो जाएगी कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उतना लॉन्ग
टाइम तक हमारा सिविलाइजेशन भी रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे संसाधन देखेंगे जो नवीकरणीय के एग्जांपल्स माने जाते हैं, उदाहरण माने जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। इनसे हम लोग क्या है ना कि निरंतर कंटिन्यू एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि सौर ऊर्जा है, आप छत पे सौर प्लेट लगा दो और जब तक सन लाइट रहेगा, सूर्य की रोशनी रहेगी दोस्तों, जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी तब तक हम लोग जीवित भी तो रहेंगे ना। पेड़ पौधे वनस्पति ये सब कैसे फिर चलेगा, खेती बाड़ी कैसे होगा जब पूरे पृथ्वी पर अंधेरा ही रहेगा। तो यानी सूर्य रहेगा तो हम लोग सौर प्लेट के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। पवन चक्कियों के माध्यम से हवा को एनर्जी में हम चेंज कर सकते हैं। जब तक हवा रहेंगे दोस्तों तब तक हम आप रहेंगे। और बहती हुई नदी है, इसमें हम लोग नदियों के जल को निरंतर विद्युत एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब ऐसा संसाधन है जो दोस्तों जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। भी आपको क्वेश्चन कर दे देगा कि निम्न में से कौन, या फिर बोल देगा सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है। तो यहाँ दोस्तों हमने लिखा है कि सौर ऊर्जा एक प्रकार के, याद रखेंगे, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, जबकि कोयला कैसा संसाधन है दोस्तों, अनवीकरणीय। जल्दी से देखेंगे, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए हम एक वीडियो में सब चीज नहीं कवर कर पाते हैं। क्योंकि आपको बोलेंगे शेयर करने के लिए, आप किसी पर करिएगा नहीं, मित्रों को बताने के लिए नहीं, और लंबा वीडियो हो जाने के कारण मेरा वीडियो प्रमोट नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे शिक्षकगण हैं, हमारे मित्र हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल व्यूज देख के मेरा वीडियो को काट लेते हैं, तो वीडियो आगे तक नहीं जा पाता है दोस्तों। 5-10 व्यूज से ज्यादा मनोबल नहीं रहता, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी कंटिन्यू बनाए। चलिए आगे ध्यान देखेंगे दोस्तों। अगर स्वामित्व के आधार पर अगर बात कर ले, यानी ऑनरशिप के आधार पे, ऑनरशिप यानी अधिकार, जैसे होता है ना दोस्तों कि इस पे आपका अधिकार है, कलम पे आपका अधिकार है, आपके मकान पे आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। जस्ट लाइक उसी तरह से हम अधिकार की बात कर रहे हैं, उसी को स्वामित्व बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑनरशिप बोलते हैं। तो ऑनरशिप के आधार पे संसाधन को, ध्यान दे दोस्तों, 4 वर्गों में बांटा गया, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन जिसको अंग्रेजी में कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हैं। तीसरा आपका थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन यानी नेशनल रिसोर्सेज, और फोर्थ है अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, 4 प्रकार के रिसोर्स को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। किस के आधार पे, तो ऑनरशिप के आधार पे यानी स्वामित्व के आधार पे। अब सबसे पहले देखेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है। हमने सभी चीजों का डेफिनेशन भी यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, फिर मैप पे भी हम लोग समझने का काम करेंगे। ये ध्यान दे, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन है जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। यानी वैसा संसाधन, बहुत सारे संसाधन होते हैं दोस्तों जो किसी खास व्यक्ति पर्सन के अधिकार में होते हैं, उन पे समाज का अधिकार नहीं होता है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे भूमि हो गया, मकान हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, बगीचा भी आ सकते हैं, खेत खलिहान भी आ सकते हैं, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। आपके खेत खलिहानों पे आपका ही अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। आपके घर पे आपका ही अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है दोस्तों। तो ऐसा वो भी एक प्रकार के क्या है, आपके घर भी तो आपके कहीं ना कहीं आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो आपका घर भी एक प्रकार के क्या है, संसाधन है। पिछले हम लोग वीडियो में देखे हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे वही क्या होता है, संसाधन। तो आपके घर आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, सर्दी गर्मी ये सबसे आपको बचा रही है, कहीं ना कहीं आपकी जरूरत है एक छत रहने के लिए, और वो आपका मकान है, वो संसाधन है। और वो संसाधन, ध्यान दे दोस्तों कि उस संसाधन पे केवल आपका अधिकार है, इसीलिए वो किस कैटेगरीज में आएगा, तो व्यक्तिगत संसाधन इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा। हाँ, एक बात और भी है कि इसके लिए भले ही याद रखेंगे ऐसे बहुत सारे संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। आपके पास जमीन होगी दोस्तों, मकान होगा, उसका वार्षिक टैक्स भी देखिए आपके मम्मी पापा पे करते होंगे। तो हालांकि ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, लेकिन बदले में इसका कुछ भुगतान सरकार को, गवर्नमेंट को लगान के रूप में भी देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सामुदायिक संसाधन है, और ये ऐसा संसाधन है कि किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है, यानी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं होता। जैसा भी देखे कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति के अंडर में होता है, लेकिन ये एक व्यक्ति के अंडर में नहीं होता है, बहुत सारे ग्रुप्स यानी समूहों में इस तरह के संसाधनों, इस तरह के संसाधन
संसाधनों पर बहुत सारे ग्रुप्स का अधिकार होता है, बहुत सारे समाज में रहने वाले लोगों का, यानी एक पर्सन का ना होकर करके पूरे समूह का, समाज का अधिकार होता है। जैसे आप मंदिर को देखिए, क्या मंदिर में एक ही व्यक्ति पूजा करने थोड़ी ही जाते हैं, मस्जिद किसी खास व्यक्ति का थोड़ी ना होता है। मस्जिद में सभी लोग जाकर के नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, मंदिरों में जाकर के कोई भी लोग प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके ग्राम का मंदिर है तो उसमें आपके गांव के सभी लोग पूजा वूजा करने जाते होंगे, किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो गोड़ लगाने जाते होंगे, है ना। चलिए, अलग अलग चीजें हैं। सामुदायिक भवन वगैरह आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे बैठ करके सब लोग, ग्रामीण वगैरह में होता है पंचायत भवन या एक हॉल टाइप का होगा जहाँ पे सभाएं वगैरह होते हैं। तालाब हो सकता है, तालाब दोनों में आते हैं दोस्तों। कुछ तालाब ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसपे एक समाज का पूरा अधिकार होता है, खास पर्सन का नहीं अधिकार होता है। जिससे कहीं छठ वगैरह होता है, पूजा वूजा होता है, छठ सनातन धर्मों में, तो देखिएगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग तालाब पर आकर करके पूजा करते हैं। एक तालाब होता है दोस्तों कि किसी गाँव में किसी अपने जमीन में खोदे हुए है, तो वो तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया, तो वो लोग 5-10 अपना यूज कर रहे हैं। और ये ऐसा, ये तालाब कहने का मतलब आप समझ गए कि ऐसा तालाब के हम जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें मंदिर परिसर के पास में होते हैं, बड़े बड़े जगह पे फेमस ये होते हैं तालाब, जहाँ पे कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी लोग दूर दराज से आते हैं। ठीक है, तो ये तालाब मतलब तालाब दोनों हो सकते हैं। अगर पर्सनल आपका है तो व्यक्तिगत, अगर पर्सनल नहीं होकर के सार्वजनिक है तो वो कम्युनिटी यानी सामुदायिक। इसके अलावा सार्वजनिक पार्क भी आ सकते हैं दोस्तों। सार्वजनिक पार्क का मतलब आप समझ रहे हैं कि खेल का मैदान, जिसपे बहुत सारे लोग, जैसे कि एक समाज के अगल बगल के शहरों में अगर एक दो एरिया का बीच का मान लेते हैं कि कोई कॉलोनी है, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, कोई भी ऐसा कॉलोनी है जहाँ पे बीच पे एक पार्क है, वहाँ पे अगल बगल के सारे बच्चे वहाँ खेलने के लिए भी आते हैं, या बैठ करके अपना इंटरटेनमेंट किए, अपना शांति रिलैक्स फील किए, कुछ भी चीज़ों, तो ये आपका सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपका दोस्तों नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय संसाधन। और इसके बारे में जिक्र करें तो कहते हैं कि कानूनी तौर पर देश या किसी भी देश के या किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन ही होते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बात कर ले, ये पहले ध्यान दें आपको कि किसी भी देश के अंदर में तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये मान लेते हैं इंडिया है, तो ये इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में ये पूरे देश के अंदर जितने भी संसाधन, यहाँ तक कि राजनीतिक सीमाएं, जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, हमारा ये सीमा है, और इस सीमा से इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, भारत एक ऐसा, भारत के अगर दक्षिण भारत में भौगोलिक स्थिति को देखें दोस्तों, तो इसके तीनों ओर समुद्र है। इधर में आपका वेस्ट साइड में भी ओशियन है, इधर में ईस्ट साइड में भी है, और इधर साउथ में भी आपका ओशियन है। तीनों तरफ से समुद्र सागर से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। तो ध्यान दें दोस्तों, किसी भी देश की सीमाएं अगर समुद्री वाले भाग से लग रहा है तो खुले महासागर में 200 किलोमीटर तक की जो दूरी होता है, वहां इधर में मान लेते हैं कि कोई संसाधन मिल गया, जैसे खनिज मिल गया, या फिर वन्य जीव मिल गया, या समुद्री जीव मिल जाते हैं दोस्तों, कोई भी संसाधन मिलता है, और यहां से अपने सीमा से देखेंगे तो अगर 200 किलोमीटर के दायरा में है तो समझेंगे ये देश का ही संसाधन है, यानी राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पर देश के अंदर सभी उपलब्ध जो संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्र की संसाधन है। अगर सरकार चाहे दोस्तों तो उसके राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए वैसे संसाधनों का प्रयोग भी कर सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपके ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण इलाका में क्या होता है कि विकास प्राधिकरण का बोर्ड लग कर करके, और जैसे लोगों की जो जमीनें होते हैं वो सरकार कुछ पैसे दे कर करके और लोगों का जमीन ले लेता है, और उसको उस पे बगल में सड़क बना कर करके, रेलवे का डेवलपमेंट कर करके, और उसको क्या किया जाता है, उसको डेवलप करती है सरकार। तो ये देश के अंदर होगी सभी संसाधन, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय संसाधन ही है। यहाँ लिखें दोस्तों कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि है, खनिज है, पदार्थ है, जल है एवं समुद्री जीव है। जो भी देखे कि समुद्र से बाएं दाएं कहीं भी किसी भी देश के साथ समुद्री वाला भाग लगता है तो 200 किलोमीटर के अंदर जो भी चीज उसको मिलेगा वो उसी राष्ट्र का हो जाएगा, यानी वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। एक लास्ट है दोस्तों, आपका अगला है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, सॉरी इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। कोई खास देश इसके लिए नहीं करेगी। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वैश्विक लेवल पर जो अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है, वही संस्था इस संसाधन पर नियंत्रण रखती है। और ये होती क्या है दोस्तों, तो ये समुद्र में, खुले महासागरों में किसी
किसी भी देश के तटरेखा से 200 किलोमीटर के दायरे से दूर होते हैं खुले महासागरों में, और इस पर किसी खास देशों का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों ऐसे संसाधनों का प्रयोग वैश्विक लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किया जाता है। जैसे अभी समझा ले कि जैसे ये आपका महाराष्ट्र का एरिया है, और ये महाराष्ट्र आप जो जानते हो 10th में पढ़ना है, आगे चल के चैप्टर हिस्ट्री में ही पढ़ना है आपका, कि ये मान लो खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा आपको ऊर्जा में, कि यहाँ पे एक समुद्र से ये आपका महाराष्ट्र की सीमाएं हैं, भारत में ही भारत की सीमाएं हैं, यहाँ महाराष्ट्र राज्य है। तो यहाँ महाराष्ट्र से 176 किलोमीटर 75-76 किलोमीटर की दूरी पे, याद रखेंगे, यहाँ पे बॉम्बे हाई है। यहाँ पे क्या होता है ना कि पेट्रोलियम का भंडार है, और मुंबई हाई क्षेत्र पेट्रोलियम का है, और इसको निकालते हैं तो ये तो अपने देश का हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से 176 किलोमीटर की ही दूरी है। अगर ये 200 किलोमीटर पार होता, अगर मान लेते हैं 250 किलोमीटर पर होता, तो पता चला कि इधर पाकिस्तान की भी सीमा 250 किलोमीटर पार कर गई, और आगे अफगानिस्तान, ईरान, किसी भी देश की सीमा यहाँ नहीं लग रही है। यहाँ पे कोई भी रिसोर्स का भंडार है, जैसे पेट्रोलियम का भंडार है, या कोई भी समुद्री जीव है, या खनिज रत्न पाए जा रहे हैं, तो ऐसे संसाधन पर ही अधिकार अंतरराष्ट्रीय संस्था का हो जाएगी, और इसका जो निर्माण होगा वो वैश्विक इसका जो प्रयोग होगा, यूज होगा दोस्तों, वो वैश्विक लेवल पर किया जाएगा, विश्व स्तर पे। तो चलिए, अगर अभी तक तो हम लोग नॉर्मल बातें पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो से आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें लेकर के आना शुरू कर देंगे दोस्तों, जिसमें आप लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का पूरा कॉन्सेप्ट आखिर क्यों हुआ, काहे आखिर इसको एजेंडा 21 क्यों कहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम लोग डीपली जिक्र करेंगे। अभी तक तो ये सब नॉर्मली बातें थे। ठीक है दोस्तों।